मीर साहब, जो इस वक्त करंट इश्यूज़ हैं उन पर भी आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बात हो रही है जो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप मीटिंग्स में रहे, आपने बहुत सी ब्रीफिंग्स अटेंड की उनके दौर में, जो भारत के साथ ताल्लुकात थे, जनरल बाजवा इस पे क्या नुक्ता नज़र रखते थे, उनकी पॉलिसी क्या थी? देखिए, इस पे तो मैं बात कर चुका हूँ, काफ़ी तफसील से बात कर चुका हूँ। बात यह है कि हम पाकिस्तान और भारत के दोस्ताना ताल्लुकात के तो खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मसला ये है कि जनरल बाजवा साहब ने आर्मी चीफ बनने के बाद जब भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की, तो उसके बाद वो कोशिश करते थे कि मीडिया के जो लोग हैं, जिनके बारे में उनका ख्याल था कि वो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो उनको ऑन बोर्ड करें और उनसे भी सपोर्ट करवाएं अपने इनिशिएटिव की। तो 2017 में जब शाहिद हक्कान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, तो बाजवा साहब ने उस वक्त एक बैकडोर चैनल शुरू किया और शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को बता दिया कि हमने ये चैनल शुरू किया हुआ है। उसके बाद इलेक्शन आ गया 2018 में, और इलेक्शन के फौरन बाद जब इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए, तो उन्होंने वही जो चैनल था उसको दोबारा एक्टिवेट किया। और फिर आपको पता है कि उसके बाद बहुत से वाकयात तेजी के साथ रूनुमा हुए। तो उस जमाने में बाजवा साहब जो हैं वो कभी 3 बंदों का ग्रुप, कभी 5 बंदों का ग्रुप, वो ये मीटिंग करते थे, छोटे ग्रुप के साथ मीटिंग करते थे वो आर्मी हाउस में, और GHQ में भी उन्होंने 2-3 मीटिंग्स की। इसके अलावा उन्होंने जो ISPR है वहां पे भी 2-3 मीटिंग्स की जी। तो इन मीटिंग्स में वो ये अपना जो उनका जो नुक्ता नज़र था वो ये था जी कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से मुआशी मसाइल हैं, बड़े इक़्तिसादी प्रॉब्लम हैं, तो हमें भारत के साथ दोस्ती करनी चाहिए। तो दोस्ती के तो हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन जो वाइब्रेशंस जो हैं वो मकबूजा जम्मू कश्मीर से आती थी वो नेगेटिव होती थी। ऐसा लगता था कि उनको बहुत जल्दी है। मिसाल के तौर पे मुझे याद है कि 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने 370 सस्पेंड किया था, तो उससे पहले मैंने उनको वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये जो आपने एक बैकडोर चैनल खोला हुआ है, तो इसका बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि आप क्या बातें कर रहे हैं, तो ये आपके साथ बिट्रे भी हो सकता है, वो आपको बिट्रे भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर ये बात चलती रही और फिर बाजवा साहब जो है वो बहुत तेज चलना चाह रहे थे, तो इसमें फॉरेन ऑफिस भी ऑन बोर्ड नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जिस ब्रीफिंग का जिक्र किया है पिछले दिनों मैंने और नसीम ज़हरा ने, तो उसमें भी उनको ये कहा गया था कि ये जो आप कह रहे हैं जी कि बड़े मसाइल हैं, तो हमने तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने तो जो इंडिया ने जो हमला किया है पाकिस्तान पे 2019 में जो हमला किया था और बालाकोट में बमबारी की थी, फिर हमने उनका पायलट गिरफ्तार कर लिया, तो हमने कहा हम तो मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन वो बाजवा साहब जो है ना, वो अपना उनका एक स्टेट ऑफ माइंड था। तो अब जो पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जो गुफ्तगू की है, तो वो गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बाजवा साहब की गुफ्तगू बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाजवा साहब परवेज मुशर्रफ के नक्शा कदम पे चल रहे थे। जो ब्रेक थ्रू मुशर्रफ साहब से नहीं हो सका वो बाजवा साहब करना चाह रहे थे, लेकिन बाजवा साहब को चाहिए था कि वो पार्लियामेंट को एतमाद में लेते और पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लेते, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तानी अवाम का है जी। अगर मीर साहब सॉरी, अच्छा, ये जो जिस डिस्कशन का और ब्रीफिंग का हवाला आपने नसीम ज़हरा के साथ इंटरव्यू में दिया, उसमें ये वो बाजवा साहब ये चाहते थे कि 5 अगस्त अपनी जगह पे या उसको बैक बर्नर पे रखें और हम तिजारत और ताल्लुकात की तरफ जाएं, ताकि एक तो नस्ल कुशी बंद करवा सकते हैं अगर कश्मीरियों की बंद करवा लें, अगर वो डेमोग्राफिक चेंज जो करना चाहता है उसको ना होने दें, और हमें वक्फा मिले अमन का ताकि हम मुआशी सूरत हाल बेहतर कर सकें अपनी, जिसका आपने हवाला दिया। तो ये उनकी अपनी एक ब्रेन चाइल्ड था, या वो परवेज़ मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे थे, या उसका कोई और मकसद भी था कि इंडिया को खुश करके किसी और को खुश करना चाहते थे? देखिए, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब वो पहली एक्सटेंशन करीब थी उनकी जी, उस पहली एक्सटेंशन से काफ़ी महीने पहले उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था।
और मैं अकेला नहीं था, बहुत से लोगों ने उनको 5 अगस्त 2019 से पहले वार्न किया था। देखिए ना, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि वो बार बार हमारे से बात क्यों करते थे। उनका एक ख्याल था कि जी हम ओपिनियन मेकर्स हैं जी और उसमें उन दिनों में एक तजवीज थी कि जी मुझे कहा गया कि आप इंडिया जाएं, आप वहां के कुछ लोगों का इंटरव्यू करें, इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान आए, वो यहाँ पे इंटरव्यू करें। मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ, जी ये जब करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह होना था जी तो 25-30 इंडियन जर्नलिस्टों को पाकिस्तान बुलाया गया। जी बज़ाहिर तो वो करतारपुर कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब कवर करने आए थे, जी लेकिन उन सबको खामोशी से GHQ ले जाया गया। जी वहां पे उनको एक ऐसे ही मिलती जुलती ब्रीफिंग दी गई सही और कहा यह गया जी कि आप ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही है और ना इसको आपने कहीं कोट करना है और ना ही हम इसको लीक करेंगे। ठीक और उस ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में मौजूद जो जर्नलिस्ट थे, इंडियन जर्नलिस्ट, जी बहुत सौ को मैं जानता हूं, उनको हम बड़े पुराने हमारा उनसे प्रोफेशनल ताल्लुक है, जी 1997-98 से हम उनको जानते हैं। वो उधर से निकले, वो बड़े खुश थे और वो खुशी से पागल थे। वो कह रहे थे जी ऐसा तो बंदा देखा ही नहीं हमने पाकिस्तान में इससे पहले, ये तो परवेज मुशर्रफ से भी बहुत अच्छा आदमी है। जी तो मैंने कहा भाई अगर आप इतने खुश हैं तो जाओ स्टोरी करो। उन्होंने कहा नहीं, स्टोरी नहीं करनी, पीस प्रोसेस सैबोटाज हो जाए। ठीक अच्छा, अब ये जब से ये मेरी और नसीम जहरा की जो गुफ्तगू जो है उसको कुछ लोगों ने जानबूझ के उछाला है, कुछ लोग उसकी तरदीद कर रहे हैं, तो इरशाद आरिफ साहब वो जो जर्नलिस्ट थे जो पाकिस्तान आए थे और बाजवा साहब से बड़े मुतासर हुए थे, उनमें से 5-6 जो हैं जी वो इस पूरे अरसे में वो मेरे से बड़े नाराज हैं। अभी भी आज भी मुझे घंटा पहले उनमें से एक का मैसेज आया कि आपने बड़ी ज्यादती की है बाजवा साहब के साथ और आप इस्तेमाल हो गए और आप ये हो गया। और तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा यार बात ये है कि अगर आपको बाजवा साहब से बड़ी हमदर्दी है जी और आप ये समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसका मतलब है कि उनके काम में कोई ना कोई खराबी थी कि पाकिस्तान में उनके काम को पजीराई नहीं मिली, पाकिस्तान में उनके इनिशिएटिव को हम इतना खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप लोग बड़े खुश हैं। तो ये एक सोचने की बात है, सोचने की बात है। सही। अच्छा ये फरमाएं कि आप मौजूदा सूरत हाल पे आ जाते हैं। कल जो कुछ परवेज़ इलाही साहब के घर में रात होता रहा 6-7-8 घंटे, आप ये समझते हैं कि इसका मकसद सिर्फ कोई इंतकामी कार्रवाई है, परवेज़ इलाही से कुछ बदला लिया जा रहा है, ये मुज़ाकरात को सबोटाज किया जा रहा है, कोई हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम है कि एक मुज़ाकरात करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, या तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात से भगाना मकसूद है? आपका तज्ज़िया क्या है? पहली बात तो यह है कि जो कल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे, तो उन दोनों का यह दावा था कि जी बड़े खुशगवार माहौल में हो रहे हैं और अब हम मंगल को यानी 2 मई को फाइनल राउंड करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक तो इसमें देर हो चुकी है जी, और दूसरा इसमें बहुत सी चीजें हैं कि एक तरफ तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है कि आप जल्दी इलेक्शन करवाएं, वो ये तो लचक दिखा रहे हैं जी कि आप ज्यादा से ज्यादा जून या बहुत हद है तो आप जुलाई तक इलेक्शन को ले जाएं, और तो उन्होंने ये भी लचक दिखाई है कि कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक दिन पे करवा लें। सही। लेकिन जो हुकूमत है वो चाहती है कि ये इलेक्शन जो है ये सितंबर या अक्टूबर में हो, और इसके साथ अगर चले आप ये कह सकते हैं कि ये मजीद 2-3 मीटिंग्स होती तो ये करीब आ जाते। लेकिन ये जो परवेज इलाही साहब के घर पे जो बाकायदा एक हमला किया गया है, तो ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ उनको गिरफ्तार करना मकसूद नहीं था। जिस तरीके से एक बख्तरबंद गाड़ी जो है वो उनका दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुई और वहां पे मीडिया के कैमरे भी लगे हुए थे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ पाकिस्तान में हो सकता है। ये क्या कुछ सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में भी हो सकता है। बहुत से घरों के दरवाजे इस तरीके से तोड़े जा सकते हैं। तो ये एक तरह का पैगाम है और बड़ा इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या है। और इसमें अब जाहिर बात है कि आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये चौधरी खानदान जो है उसके अंदर एक नफाक का ऐसा बीज बो दिया गया है जो अब जाती दुश्मनी में तब्दील हो सकता है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, और इसके जो अल्टीमेट रिजल्ट्स निकल सकते हैं उसमें एक ये भी है कि हो सकता है कि अब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं
ये उस तेजी से आगे ना बढ़े जिस तरीके से हम पिछले 2-3 दिन में देख रहे थे।